दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट के अंदर प्रेडिकेट का क्या रोल है, उनकी दोनों की क्या भूमिका होती है? अगर इन सभी प्रश्नों के आप जवाब चाहते हैं तो मेरी वीडियो आपको जरूर देखनी है, क्योंकि इस वीडियो से आज मैं वो सारी बातें यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ जो सेंटेंस के पार्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आज़ाद तोमर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक। साथियों, हम बात कर रहे हैं आज पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस की। आज हम बात कर रहे हैं वाक्य के भागों की। अब तक इससे पहले जो वीडियो मैंने दी थी उस वीडियो में हमने बात की थी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये दो बातें कैसे हुई, काइंड्स और पार्ट्स? तो साथियों, बिल्कुल दोनों बातें अलग अलग है। सपोज करो मैं आपके सामने एक मार्कर लेता हूं। मार्कर ये आप देख पा रहे हैं, ये रेड मार्कर है। इसी तरीके से मार्कर कई काइंड्स के हो सकती हैं, जैसे ग्रीन मार्कर हो सकता है, ब्लू मार्कर हो सकता है, ब्लैक मार्कर हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसके पार्ट्स की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये कैप है, इसके अंदर ये टिप है, इसके अंदर ये बैक पार्ट है। तो इस तरीके से इसके डिफरेंट क्या है, हिस्से हैं। तो इसी तरीके से सेंटेंस के काइंड्स अलग होते हैं और सेंटेंस के हिस्से अलग होते हैं। अब हम आज जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेंटेंस के पार्ट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अब तक हम जानते आए कि जो सेंटेंस होता है उसमें तीन पार्ट होते हैं, जो कि मैं यहाँ पर आपको लिख के एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमने यहाँ देखा है सब्जेक्ट, उसके बाद हमने देखा है वर्ब और तीसरे नंबर पर देखा है हमने ऑब्जेक्ट। ये इस तरह की स्ट्रक्चर हमने अब तक देखते आए हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस के बेसिकली दो ही पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला नाम है सब्जेक्ट और दूसरे का नाम है प्रेडिकेट। फर्स्ट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट है, और दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, हम सब्जेक्ट के बारे में पहले बात करने वाले हैं, प्रेडिकेट के बारे में बाद में बात करेंगे। तो सब्जेक्ट होता क्या है, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्ता। अब इस कर्ता कौन सी बला है? आपने सुना होगा हिंदी में कर्ता का मतलब है काम को करने वाला, यानी कि जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, काम को अंजाम देता है, या जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं या जिसके बारे में हम कुछ लिखते हैं, वही होता है आपका कर्ता, डूअर ऑफ द एक्शन। तो यहां पर अब मैं इसको एक सेंटेंस के द्वारा डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि किस तरीके से हम यहां पर सब्जेक्ट को लिख सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहां पे एक सेंटेंस देख पा रहे होंगे। अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये सेंटेंस क्यों लिखा मैंने? दोस्तों, मैंने इसलिए लिखा कि मैं आपको बता दूं कि किसी वाक्य में हम सब्जेक्ट को कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, कैसे सब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं, कैसे उसका पता चला सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसके लिए आपको आज एक टेक्निक बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा, एक मेथड बताऊंगा। वो मेथड क्या है साथियों? यहां जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो बेसिकली या तो सजीव होगा या फिर निर्जीव होगा। दो तरह के ही कर्ता होंगे, या तो सजीव होगा या फिर निर्जीव होगा। तो अगर वो सजीव है तो आपको क्या करना है, मैं यहां आपको बता दूं कि सजीव है तो हु प्लस वर्ब लगाएंगे, और अगर वो निर्जीव है तो आपको क्या करना है, व्हाट लगाना है, व्हाट प्लस वर्ब। अगर आपने ये दोनों पर्सन कर दिए तो आपको अगर सजीव है तो भी फाइंड आउट हो जाएगा, और अगर कर्ता निर्जीव है तो भी आप उसका पता चला लोगे। अब आइए इसे देख लेते हैं कैसे। यहां पर आपने देखा ही सिंग्स ए सॉन्ग। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, वर्ब कौन सा है इसमें? आपने वर्ब देखा यहां पे सिंग्स है, तो सिंग्स से पहले चूंकि यहां पे क्या है, ये नाउन या प्रोनाउन है, सजीव है, तो हम क्या करेंगे, हु लगाएंगे। तो हु यहां मैं आपको दिखाता हूं, हु सिंग्स, कौन गाता है? तो आंसर क्या मिलेगा दोस्तों, यहां पर ही, क्योंकि ही सिंग्स। तो इसका मतलब हो गया हमारा ही क्या हो गया, हमारा ही सब्जेक्ट है। समझ गए साथियों? इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कि व्हाट तो आपने लगाया नहीं, तो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल यहां पर बताता हूं किस तरीके से हम व्हाट से भी सेंटेंस ढूंढ सकते हैं। ये एक सेंटेंस आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहां आप देखें, इसमें कोई आदमी नहीं है, कोई सजीव प्राणी नहीं है, कोई नाउन या प्रोनाउन में से सजीव प्राणी नहीं है। तो चूंकि निर्जीव प्राणी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज ए गुड एक्सरसाइज? हम यहां क्वेश्चन बना देंगे
व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज। तो आंसर क्या मिलेगा, यहां पे क्वेश्चन पूछा हमने एक अच्छी एक्सरसाइज क्या है, तो यहां पे जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका डांसिंग। डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो है डांसिंग। इस तरीके से साथियों मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम किसी भी वाक्य में सजीव और निर्जीव सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रेडिकेट की। साथियों प्रेडिकेट होता क्या है? प्रेडिकेट सेंटेंस का वो भाग होता है जो कर्ता के विषय में कुछ न कुछ बताता है, जो कर्ता के विषय में कुछ न कुछ कहता है, जो कर्ता के विषय में कुछ न कुछ रिस्पॉन्स देता है, वो पार्ट कहलाता है आपका प्रेडिकेट। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि सब्जेक्ट के बाद का जो भी भाग बचेगा, जो भी हिस्सा बचेगा, सीधे शब्दों में अगर कहूं वही प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बाद में जितना भी पार्ट आएगा, जितने भी शब्द आएंगे, जितने भी वर्ड्स आएंगे, वो सारे के सारे प्रेडिकेट का हिस्सा होते हैं। सीधी सिंपल आपकी ये बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के भी हिस्से होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं साथियों। मैं बता दूं आपको, एक वर्ड का भी सब्जेक्ट हो सकता है और अनेक वर्ड का भी सब्जेक्ट हो सकता है। एक वर्ड का सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो उस समय आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। यहां मैं बताना चाहूंगा उस समय आपका सब्जेक्ट हेड वर्ड हो सकता है जब एक शब्द का होगा। उसका मतलब है कि यहां नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या इट हो सकता है सब्जेक्ट के रूप में, देयर हो सकता है या जेरेंड हो सकता है और इन्फिनिटिव हो सकता है। इनमें से अगर कोई भी पार्ट आता है शुरू में तो वो सिंगल सब्जेक्ट के रूप में भी वर्क करता है। लेकिन आपके मन में डाउट होगा, इतने सारे आपने लिखे हुए हैं तो क्या ये भी हिस्से हैं? तो बिल्कुल साथियों मैं आज आपको बता दूं कि सब्जेक्ट के 4 हिस्से होते हैं, 4 पार्ट्स, 4 पिलर्स होते हैं सब्जेक्ट के। कर्ता के 4 हिस्से होते हैं, 4 भाग होते हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है डिटरमिनर, दूसरा भाग है एडजेक्टिव, तीसरा भाग है हेडवर्ड और चौथा भाग है एडजेक्टिवल फ्रेज। ये 4 भाग है कर्ता के जो मेन पॉइंट है और इन्हीं के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। देखिए साथियों, आपके मन में अब क्वेरी होगी, जिज्ञासा होगी कि ये डिटरमिनर होता क्या है। साथियों डिटरमिनर होता है निश्चयवाचक शब्द, और ये शब्द कहाँ आते हैं? ये शब्द किसी भी हेडवर्ड से पहले आ सकते हैं और ये शब्द आ सकते हैं किसी भी एडजेक्टिव से पहले। और क्यों आते हैं? क्योंकि ये उस कर्ता का, उस हेडवर्ड का या उस एडजेक्टिव का एक जो पोजीशन है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। निश्चयवाचक शब्द कहते हैं इन्हें, निश्चयवाचक शब्द। अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और निश्चयवाचक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, डिटरमिनर्स कौन कौन से हो सकते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों होते हैं आर्टिकल्स। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल के बारे में, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और दी, वे सब इसी के अंदर होते हैं। दूसरी अगर मैं बात करें तो इसके अंदर होते हैं पॉजेसिव्स। कौन से होते हैं? पॉजेसिव्स। तो वे पॉजेसिव्स कौन से होते हैं? आप देखते हो आई का क्या होता है पॉजेसिव? माई होता है। वी का क्या होता है? आवर होता है। और इसी तरीके से यू का योर होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है और दे का देयर्स होता है। तो वे सारे पॉजेसिव यहां पर आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स जो होते हैं, वो ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं? वे जिन भी चीजों की तरफ हम इशारा करते हैं, इशारा करने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं, संकेत देने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं, वो शब्द होते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव्स। अब कौन कौन से शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं मैं आपको बता दूं। दिस नजदीकी वस्तु को दर्शाने के लिए, दैट दूर की सिंगल वस्तु को दर्शाने के लिए, दीज नजदीकी बहुत सारी वस्तुओं को बताने के लिए और दोज दूर की बहुत सारी वस्तुओं को दर्शाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इसके बाद आपने चौथा वर्ड सुना होगा यहां पर, क्वांटिफायर्स। ये क्या होते हैं? ये या तो संख्या का बोध कराते हैं या फिर मात्रा का बोध कराते हैं। लेकिन कौन सी संख्या कौन सी मात्रा, उसी के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। यहां पर आप इससे एक बात जान लें कि इसके अंदर जैसे फ्यू वर्ड होता है, फ्यू का मतलब है कुछ, लिटिल, फ्यू संख्या को दर्शाता है और लिटिल कहीं को दर्शाता है, मात्रा को दर्शाता है। मैनी संख्या को दर्शाता है तो मच कहीं को दर्शाता है, मात्रा को दर्शाता है। सेवरल भी यहां पर यूज हो सकता है, ऑल भी यूज हो सकता है, यहां पर होल भी यूज हो सकता है तो नेक्स्ट भी यूज हो सकता है, बोथ भी यूज हो सकता है, एनी भी यूज हो सकता है और
हम इसमें बहुत सारे इसी तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अब इसके बारे में बातें बहुत हो चुकी, अब हम बात कर लेते हैं एडजेक्टिव के बारे में। ये एडजेक्टिव होते क्या, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूं कि यहाँ ये 6 इसके पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, साइज बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज होता है। किसी भी चीज का आकृति और आकार, साइज एंड शेप, आकृति और आकार बताने के लिए इस एडजेक्टिव का यूज होता है। किसी की उम्र बताने के लिए भी एडजेक्टिव का यूज होता है। रंग बताने के लिए, किसी की नेशनलिटी क्या है, उसकी राष्ट्रीयता क्या है, और मटेरियल किस तरह का उसके अंदर पदार्थ लगा है, ये सारी चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए, यूज करने के लिए हम यूज करते हैं साथियों एडजेक्टिव का। अब हम बात कर लेते हैं हेडवर्ड। और ये हेडवर्ड क्या है साथियों, जिस तरीके से परिवार में मुखिया का काम होता है, हमारे घरों में कोई ना कोई एक मुखिया होता है जिसकी बात हम सब मानते हैं, उसी तरीके से सेंटेंस के अंदर भी एक मुख्य शब्द होता है जिसे हम मेन वर्ड भी कह सकते हैं। और साथियों ये मेन वर्ड कौन कौन हो सकते हैं, यहां पर आप एक बार नजर जरूर डालें। सबसे पहली बात मैं करूं, एक मेन वर्ड नाउन भी हो सकता है, संज्ञा भी हो सकती है, प्रोनाउन भी हो सकता है, सर्वनाम, इट भी हो सकता है, देयर भी हो सकता है, जेरंड भी हो सकता है, और इन्फिनिटिव भी हो सकता है। अब ये जेरंड क्या होते हैं, जेरंड ये होते हैं क्रियावाचक संज्ञा के रूप में हम इन्हें यूज करते हैं, क्रियावाचक संज्ञा। और इन्फिनिटिव क्या होते हैं, क्रियार्थक संज्ञा के रूप में इन्हें जाना जाता है। यानी कि जब ये सबसे पहले आते हैं सेंटेंस में, उस समय वे एक तरह का नाउन की तरह ही काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। यहां पर ये वाक्यांश जो होते हैं, विशेषण वाक्यांश, वो कौन कौन से हो सकते हैं। अगर किसी भी पार्ट में, किसी भी फ्रेज में किसी गुण का बोध होता है, या किसी स्थिति का बोध होता है, आकार का बोध होता है, तो वो चीज इसमें यूज हुई। जैसे यहां पे हमने देखा स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, इसका मतलब है कोने में खड़ा हुआ। कवर्ड विद मड यानी कि कीचड़ से सना हुआ, ढका हुआ, या विद ब्लू आईज नीली आंखों वाला। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव फ्रेज में यूज किए जाते हैं। तो अभी आपने जाना सब्जेक्ट के पार्ट्स के विषय में बहुत ही विस्तार से। इसके जो हम सेंटेंसेस हैं उन्हें आगे डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा प्रेडिकेट पर भी एक सरसरी नजर डाल लेते हैं। प्रेडिकेट आपने जाना कि सब्जेक्ट के बाद वाला जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है, विधेय होता है, और यही अब आपके मन में प्रश्न होगा क्या प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होते हैं, या फिर प्रेडिकेट सिंगल वर्ड का हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रेडिकेट सिंगल वर्ड का भी हो सकता है और मैनी वर्ड्स का भी हो सकता है, एक शब्द का भी हो सकता है और एक शब्द से ज्यादा का भी प्रेडिकेट हो सकता है। अब उसको हम जब एग्जाम्पल्स बताएंगे तब आपको डिस्क्राइब करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स की। तो इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो वर्ब होता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। दूसरा जो पार्ट होता है साथियों वो होता है ऑब्जेक्ट, जिसे हम कर्म कहते हैं। और तीसरा पार्ट है कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम पूरक कहते हैं। साथियों ये तीनों पार्ट का ही बहुत बड़ा रोल है प्रेडिकेट के अंदर। अब जान लेते हैं हम वर्ब के विषय में। साथियों जब भी सेंटेंस बनता है उसमें कई तरह के वर्ब यूज होते हैं, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पर 2 ही तरह के वर्ब डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि अगर वर्ब पे ही डिस्कस करूंगा तो एक अलग से उसके लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, और मैं जब पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करूंगा तो वर्ड को जरूर समझाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं 2 तरह के वर्ब यहाँ पर यूज हुए हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब एंड मेन वर्ब। सहायक क्रिया जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और मेन वर्ब जिसका मतलब होता है मुख्य क्रिया। तो ये 2 तरह की क्रिया आपके वाक्य में प्रयोग की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं कर्म, यानी कि इसका बहुत बड़ा रोल होता है सेंटेंस के अंदर। और आप देख रहे होंगे कि यहां मैंने 4 कर्म लिखा। आपके मन में डाउट होगा, आपके मन में शंका होगी, आपके मन में प्रश्न होगा कि हमने तो अभी तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही पढ़े थे, ये 2 और कहां से हो गए। बिल्कुल साथियों ये 2 भी होते हैं, इनके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते कौन से हैं दोस्तों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे होते हैं जो निर्जीव चीज को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, किसी वस्तु को प्रदर्शित करते हैं, वस्तु को दर्शाते हैं। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होते हैं दोस्तों? वे ऑब्जेक्ट जो किसी सजीव प्राणी को व्यक्त करने के लिए यूज किए जाते हैं, सजीव प्राणी के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरी बात, हम ये जेरंड जो है दोस्तों, जब भी वर्ब के बाद में एक और वर्ब यूज हो,
या अगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, मेन वर्ब आ गया, और उसके बाद भी आप एक डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब वहां पर देख पा रहे हो जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, उस समय उसका जो अर्थ होता है उसमें नानीने जुड़ जाता है, उसे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। और वहां जो वर्क करता है वो एक ऑब्जेक्ट का वर्क करता है, कहीं का वर्क करता है दोस्तों, वो वहां पर एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। बात कर लेते हैं इन्फिनिटिव की। जिस तरीके से जीरंड का प्रयोग वर्ब के बाद आने पर वो ऑब्जेक्ट होता है, इसी तरीके से इन्फिनिटिव भी अगर वर्ब के बाद आता है तो वो भी ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट के विषय में। कॉम्प्लीमेंट जो कि आप जानते हैं कि एक पूरक होता है। अब इसके कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं, उसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 7 पैरामीटर्स मैंने इसके यहां पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले बात करूं तो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट में एक नाउन भी हो सकता है या नाउन फ्रेज भी हो सकता है। तीसरी बात करूं, एडजेक्टिव भी आपका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और एडजेक्टिवल फ्रेज भी आपका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल भी आपका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, जेरंड भी आपका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि जेरंड तो अभी आपने ऑब्जेक्ट के रूप में बताया था, अब ये जेरंड यहां कैसे आ गया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब ऑब्जेक्ट आ जाए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आए, उस समय वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं रखना माइंड में। इसी तरीके से इन्फिनिटिव भी अगर वर्ब के बाद आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट के बाद अगर इन्फिनिटिव आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में जाना जाता है। अब साथियों मैं आपको एक और बात बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट 2 तरह के होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वे कॉम्प्लीमेंट होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वे होते हैं जो किसी सब्जेक्ट के मीनिंग को क्लैरिफाई करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, उन्हें कहते हैं हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं विस्तार से सब्जेक्ट के बारे में, डिटेल से बातें कर लेते हैं, डिटेल से इस टॉपिक को समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ में एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करना चाहूँ। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई सेंटेंस बनेगा उसमें 2 पार्ट का होना मस्ट है। अगर हम सिंगल वर्डेड सेंटेंस को छोड़ देते हैं एक्सेप्शन के रूप में, अगर हम 2 या 2 से अधिक वर्ड्स का एक सेंटेंस बनाते हैं तो उनमें आपको यह ध्यान रखना है कि वहां पर सब्जेक्ट और वर्ब होना ही चाहिए। ध्यान रखना है दोस्तों, सब्जेक्ट और वर्ब, बिना सब्जेक्ट और वर्ब के सेंटेंस फॉर्म नहीं होगा। मन में क्वेश्चन होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में तो सब्जेक्ट नहीं होता। होता है दोस्तों, होता है, वो लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं हैं। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट को किस तरीके से, यानी कि जो सब्जेक्ट के पार्ट्स है, जो भाग है, उनको हम किस तरीके से विस्तार से समझेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले ही एग्जाम्पल की। दोस्तों सी डांसेस, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आप देखिए इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट आपका सी है और दूसरा पार्ट आपका डांसेस है। तो जो सी पार्ट है आप ये देखिए, ये सब्जेक्ट का पार्ट है और डांसेस आपका प्रेडिकेट का पार्ट है। लेकिन मैं यहां आपको ये बता दूं, इस वाक्य में सी क्या है, एक प्रोनाउन है, और यहां किस श्रेणी में आएगा, वो हेड वर्ड के अंदर आएगा, यानी कि इसको हम 3 नंबर देंगे। और डांसेस क्या है दोस्तों, वर्ब है, और वर्ब आता है यहाँ पे प्रेडिकेट के पार्ट में, यानी कि 5 नंबर पर। तो इस तरीके से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि यहां पर एक वर्ड का सब्जेक्ट था, 1 वर्ड सब्जेक्ट था। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 वर्ड्स का सब्जेक्ट है। अब आप देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल, ए बॉय वीप्स, तो ये जो पार्ट है ए बॉय वाला ये सब्जेक्ट है और वीप्स वाला पार्ट जो है वो प्रेडिकेट है, क्योंकि इसमें वर्ब है। और आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो भाग होता है वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। तो ए बॉय में कौन कौन सी चीज आप देखिए, ए में ए चूंकि क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, या सब्जेक्ट का नंबर फिक्स कर रहा है, या उसकी पोजीशन के बारे में बता रहा है। तो इस तरीके से ये डिटरमिनर हुआ। क्या हुआ साथियों, ये डिटरमिनर है, तो इसका मतलब इसको हम नंबर 1 पे रखेंगे। और बॉय यहाँ पे हेडवर्ड है, क्योंकि बॉय एक नाउन है, इसलिए इसको नंबर 3 पर रखेंगे। और वीप्स आपका वर्ब है, तो वर्ब चूंकि हमारा 5वें नंबर पर है प्रेडिकेट पार्ट में, तो इसको हम रखेंगे 5 नंबर पर। बात कर लेते हैं तीसरे सेंटेंस की।
तो तीसरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं माई यंगर ब्रदर, ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट साथियों ये सब्जेक्ट का पार्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट में तीन अलग अलग पार्ट है, तीन अलग अलग हिस्से हैं इसके। माई जो पार्ट है वो डिटरमाइनर का पार्ट है यानी कि एक, यंगर जो पार्ट है वो एडजेक्टिव है यानी कि दो, और जो आपका ब्रोदर पार्ट है वो आपका हेडवर्ड है यानी कि तीन। यानी कि यहां पर हमने तीनों नंबर को लिया है। आप देखिए पहले में हमने एक नंबर लिया है, दूसरे में हमने दो, तीसरे में हमने तीन नंबर लिए हैं। इसके बाद हमने, अगर मैं प्रेडिकेट की बात करूं तो प्रेडिकेट में अब दो पार्ट आ गए, और यहां पर ये जो पार्ट है ये वर्ब है और वर्ब नंबर 5 पे आता है। और क्रिकेट की अगर मैं बात करता हूं तो क्रिकेट क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह आया हुआ है, तो ये नंबर 6 पे आ गया। अब आपको मैं एक और बात बताऊंगा, जब भी वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो सजीव प्राणी हो चाहे वो निर्जीव प्राणी हो, आपको ये बात दिमाग में रखनी है। अब बात कर लेते हैं अगले सेंटेंस की, द ब्यूटीफुल लेडी विद ब्लू आइज। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो यहां से लेकर ब्लू आइज तक है, क्योंकि इससे आगे वर्ब आ गया साथियों, वर्ब आ गया। तो ये जो पूरा पार्ट है ये सब्जेक्ट का पार्ट है। इसमें कितने भाग हो गए, 1 2 3, और ये जो पूरा पार्ट है वो एक है, यानी कि 4 पार्ट्स हो गए, और 4 ही पार्ट के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। पहला जो द पार्ट है वो डिटरमाइनर का पार्ट है, दूसरा जो ब्यूटीफुल पार्ट है वो एडजेक्टिव का पार्ट है, तीसरा जो पार्ट है लेडी वो एक नाउन है, तो ये आपका हेडवर्ड हो गया। चौथा पार्ट विद ब्लू आइज ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है, तो ये नंबर 4 हो गया। अब वर्ब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट का पार्ट है। ये टीचेज क्या है, वर्ब नंबर 5। मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और हिंदी क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब आप कहोगे कि क्या नंबर हुआ, दोस्तों नंबर तो हो गया ये 6, लेकिन इसमें दो जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। मैंने आपको समझाया था कि सजीव प्राणी जो होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो निर्जीव प्राणी, निर्जीव चीजें होती है, वस्तुएं होती है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। तो यहां पर अगर मैं मी की बात करता हूं तो मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है साथियों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहां ये जो आपका हिंदी है एक सब्जेक्ट का नाम है, तो इस तरीके से ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और आप ये भी ध्यान रखें साथियों कि जब भी एक सेंटेंस फॉर्म होता है तो उसमें जो सही क्रम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, पहले इनडायरेक्ट उसके बाद डायरेक्ट। तो अब बात कर लेते हैं अगले सेंटेंस की, इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब हमने ये चारों पार्ट्स डिस्कस कर लिए, लेकिन हेडवर्ड में मैंने आपसे बताया था कि हेडवर्ड एक नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो अब हम बात कर रहे हैं इट की। इट यहाँ पे एक ही वर्ड है, ये जो सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, और ये जो बाकी पार्ट है आपका ये प्रेडिकेट के रूप में आया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ इट केवल मीनिंग को पूरा करने के लिए आया हुआ है, इट का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता। तो जहां इट का अर्थ नहीं होता वहां उसे डमी सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है, न्यूट्रल सब्जेक्ट के रूप में भी उसको जाना जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपके मन में एक क्वेश्चन और होगा, ये जो प्रेडिकेट का पार्ट है इसमें हमने कहीं भी ऑब्जेक्ट की बात नहीं की, और यहां पर इज ही आया हुआ है वर्ब। ये वर्ब हो गया, यानी कि ये नंबर इट को हम लेते हैं हेडवर्ड में तो तीसरे नंबर पर आ गया, इज हमारा 5वें नंबर पर आ गया, और रेनिंग आउटसाइड ये हमारा लास्ट जो नंबर है 7वां उसके नंबर पर आ गया। अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की। यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो सेंटेंस है देयर से शुरू हुआ है, जो कि मैंने पहले बताया था, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो देयर का प्रयोग भी एक सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं साथियों कि देयर का भी अपना कोई मीनिंग नहीं है। यहां पर केवल एक सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इसका यूज हुआ है, आपको ये समझना है। और इसे जब भी इस तरह से देयर यूज होता है उस समय वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। लेकिन यहां इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस तरीके से देयर का भी हमने यूज कर लिया हेडवर्ड के रूप में। तो यहां ये तीसरे नंबर पर आ गया, आर जो है वर्ब है 5वें नंबर पर आ गया, और जो ये 30 स्टूडेंट्स इन माय क्लास है ये बचा हुआ पार्ट कॉम्प्लीमेंट है, ना इनमें ऑब्जेक्ट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। कौन सा पार्ट हो गया, ये 7वां पार्ट हो गया साथियों।
अब हम बात कर लेते हैं अगले पार्ट की, जिसमें है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे वॉकिंग के बाद वर्ब है, तो इसका मतलब ये पार्ट जो वॉकिंग वाला है ये सब्जेक्ट है, और जो बाकी जो पार्ट है ये आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी प्रेडिकेट है। तो अब बात करते हैं वॉकिंग क्या है। इसमें हमने यूज किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और यहां इसका मीनिंग है टहलना। तो अगर मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं तो मैं क्या कहता हूं, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, अच्छा है। तो यहां पर जब टहलने में आईएनजी का यूज हुआ है, जेरेंड का यूज हुआ है, उस समय ये नाउन की तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है दोस्तों, नाउन की तरह। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे वर्ब यूज हो और उसका अर्थ नानी ने निकलता है और वो एक वर्ब एक सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो फिर वो नाउन का वर्क करता है। तो यहां पर अगर मैं वॉकिंग की बात करूं, चूंकि एक हेडवर्ड के अंदर ही आता है, तो इसको हम 3 नंबर पे रखेंगे, इसको हम 5 नंबर पे रखेंगे, और ये जो है कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, तो इसलिए 7 नंबर पे रहेगा। अब बात कर लेते हैं टू मेडिटेट। अब आप देखें इसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग, ये पूरा का पूरा यहां तक सब्जेक्ट है, इज के बाद का हिस्सा जो है प्रेडिकेट में आता है। तो ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है, और ये यहां से लेकर यहां तक आपका प्रेडिकेट है। अब हम बात कर लेते हैं टू मेडिटेट, इसमें क्या है साथियों। टू मेडिटेट का मतलब है ध्यान करना, ध्यान लगाना। तो क्या है अर्थ पूरे सेंटेंस का, एक बार मीनिंग जान लेते हैं। टू मेडिटेट अर्ली इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। जल्दी सुबह को जल्दी ध्यान लगाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो यहां पर टू मेडिटेट का मतलब है ध्यान लगाना, इसका यूज भी नाउन की तरह ही हुआ है एज ए हेडवर्ब। तो यहां पे हेडवर्ड यूज किया गया है, तो यानी कि ये 3 नंबर पे हो गया। अर्ली इन द मॉर्निंग क्या है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, तो इसको हम लेते हैं 4 नंबर पर, और इसके बाद जो वर्ब है ये 5 नंबर पर आ गया। और हमारा जो गुड फॉर हेल्थ है ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। इससे आगे हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो दोस्तों अब प्रेडिकेट के पार्ट्स को हम डिटेल से समझते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हैं आपके लिए, 10 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इन एग्जांपल से आपको प्रेडिकेट के पार्ट्स को भी समझाने में समर्थ रहूंगा। और मैंने इसके अलावा कुछ और चीजें भी लिखी जो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। दोस्तों आप देखिए, पहला सेंटेंस मैंने लिखा है ही सेंग ए सॉन्ग। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो पार्ट है सब्जेक्ट का वो ये वाला पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट है। अब मैं यहाँ पर बताना क्या चाहता हूँ, प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट है ये आपका वर्ब का पार्ट है, ये वर्ब है, और ये जो ए सॉन्ग पार्ट है ये आपका क्या है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक ही वर्ड का ऑब्जेक्ट है तो चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही माना जाता है। अब हम दूसरे सेंटेंस की बात कर लेते हैं, ही हेल्प मी। यहाँ पर आप देखिए ही सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, हेल्प यहाँ पे आपका वर्ब है, और मी यहाँ पर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये देखिए यहाँ सजीव है तब भी ये डायरेक्ट है, लेकिन अगर एक सेंटेंस में 2 वर्ड्स होते हैं फिर इनडायरेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट बाद में आता है। ये हम तीसरे सेंटेंस से समझेंगे। यहाँ पर सी क्या है, एक सब्जेक्ट है, गेव क्या है, एक वर्ब है, मी क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये आप इतना समझ लीजिए कि जो भी वर्ड सजीव प्राणी के लिए यूज होते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, वे आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। इसके बाद जो बुक है, एक वस्तु का नाम है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बात कर लेते हैं अगले सेंटेंस की, शी गेव ए बुक टू मी। अब आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा, यहाँ ये उल्टा कर्म कैसे कर दिया। तो साथियों इस तरीके से इनका जो कर्म है वो बदल सकता है। कैसे इनका कर्म बदल सकता है, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लाते हैं तो वहां पर हमें प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। अब कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद टू प्रीपोजिशन आता है, और कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद में फोर प्रीपोजिशन आता है। मैंने यहाँ पर कुछ वर्ब लिखने की कोशिश की है जिनके बाद टू या फोर आता है। वे वर्ब जिनके बाद टू आता है वो लैंड, सेंड, ओ, गिव, एक्सप्लेन एक्सेट्रा, और वे वर्ब जिनके बाद में फोर आता है वो मेक, डू, ब्रिंग, बाय, सिंग, कुक, बिल्ड, अर्न, गेट, ऑर्डर, लीव एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ टू या फोर आता है। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझने में इससे आसानी होगी। अब आपने देखा यहाँ पे हमारा ये हो गया सब्जेक्ट,
ये हो गया हमारा वर्ब, और ये जो पार्ट है ए बुक ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो मी पार्ट है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये याद रखेंगे मेरे साथियों। आई लाइक गार्डनिंग, अब आप समझेंगे कि तो गार्डनिंग आ गया, यहाँ तो कोई ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन साथियों मैंने आपको समझाया था कि अगर एक सेंटेंस के अंदर वर्ब के बाद में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाता है और उसके बाद कोई वर्ड नहीं रहता, उस समय वो जेरेंड जो होता है एक ऑब्जेक्ट का ही काम करता है। तो यहाँ पर ये जो आई है सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, और ये गार्डनिंग जो है एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कहीं का कर रहा है काम साथियों? ऑब्जेक्ट का। अब बात कर लेते हैं सी रेफ्यूज टू गो। यहाँ पर सी क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है, रेफ्यूज क्या है? एक वर्ब है। अब ये जो टू गो है इसका मतलब भी यही है कि जब वर्ब के बाद में फर्स्ट फॉर्म टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है यानी कि इंफिनिटिव का रूप आता है, तो उस समय वो एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये ऑब्जेक्ट की तरह आया हुआ है। अगला सेंटेंस देखिए, आई नेम्ड माय डॉटर हर्षिता तोमर। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करिए समझने की। यहाँ आई क्या है? सब्जेक्ट है, नेम्ड क्या है? वर्ब है, माय डॉटर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे इसके बाद ये चीज क्या आ गई? हर्षिता तोमर। साथियों मैं यहाँ बताता हूँ, ये एक नाम है, और नाम क्या होता है? एक नाउन होता है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? माय डॉटर है, और माय डॉटर की मीनिंग को पूरा करने के लिए क्या हुआ है? हर्षिता तोमर। तो हर्षिता तोमर क्या है? एक नाउन है। तो इस तरीके से इस चीज को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? अगला सेंटेंस देखिए आप, यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है, अपॉइंटेड क्या है? वर्ब है, और मोहन क्या है? यहाँ पे एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद में आपका जो पार्ट है कैप्टन ऑफ द टीम, ये आपका नाउन फ्रेज है। ये आपका नाउन फ्रेज है जो कि एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट याद रखना साथियों। अगला जो सेंटेंस है, ही केप्ट मी वेटिंग। अब आपने यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज नोटिस की। ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, कैप्ट जो है वर्ब हो गया, मी एक ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया। जब भी वर्ब के बाद में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है उस समय वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अब हम पहले इस सेंटेंस में चलते हैं, पांचवें सेंटेंस में। यहाँ पर वर्ब के बाद आईएनजी आया हुआ था, यानी कि जेरेंड आया हुआ था, उस समय वो ऑब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ इस वाक्य में अगर मैं बात करूं, इस सेंटेंस में बात करूं, यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद जेरेंड आया हुआ है, इसका मतलब उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आया हुआ है। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। मुझे उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं सी रेफ्यूज्ड मी टू गो। उसी तरीके से यहाँ पर ये इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, जिस तरीके से यहाँ ये जेरेंड जो था ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, यहाँ इस पे इन्फिनिटिव भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ही काम कर रहा है। आज आपने सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में सीखा इस वीडियो से। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने इसे समझाने की कोशिश की है तो आपके माइंड में ये सारी बातें ज़रूर आई होगी। आपने इस चीज़ को, इस टॉपिक को, इस पॉइंट को ज़रूर समझा होगा। आपने सब्जेक्ट को भी समझा होगा, तो आपने प्रेडिकेट यानी कि इसके जो पार्ट्स हैं उनको भी समझा होगा। वेदर यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड्स, whether you are the students of UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और एनी अदर बोर्ड, ये जो टॉपिक है इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, इवन द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो साथियों इस तरह के टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूँगा, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे हिम्मत मिल सके और मैं और बेहतर करने की कोशिश कर सकूँ। इसी के साथ मैं आपसे आपका साथी आजाद तोमर विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।